जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मैंने आप लोगों के लिए घटना चक्र पूर्व अवलोकन 2023 के अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसे इन्वायरमेंटल स्टडी या ईवीएस कहते हैं, कि एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हमने इस चैप्टर के 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए गए हैं। वो 6 जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं? पहली वीडियो में हमने पढ़ा था पर्यावरण और धारणी विकास। उसके बाद हमने जो दूसरी वीडियो में पढ़ा था, हमने प्राकृतिक में कार्बन जल चक्र व जल चक्र और वायुमंडल। तीसरी वीडियो में हमने पढ़ा था दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा और धारणी विकास। ये हमारे 6 टॉपिक थे, दो दो टॉपिक पर वीडियो के हिसाब से हमने लिए, ठीक है ना दोस्तों। और अब आप कह रहे होंगे कि आपका धारणी विकास इसमें 2 बार आ गया, तो सर कैसे क्या? तो उसको भी मैं बता दूं। एक धारणी विकास की जो अवधारणा थी उसके बारे में बताया गया था, और दूसरा आपका धारणी विकास के अंतर्गत जो भी आपके विकास के जो लक्ष्य थे उनके बारे में बताया गया था दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है पर्यावरण एवं सतत विकास, जो कि मैंने स्क्रीन पर भी हाईलाइट कर दिया है। और आज इसी के अंतर्गत हम आगे के 2 टॉपिकों के अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला इस वीडियो में पहला, और वैसे अगर देखा जाए तो 7वां टॉपिक है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसे रियो समिट भी कहते हैं, और दूसरा आपका आता है एजेंडा 21। तो दोस्तों, एक बार मैं बता दूं आपको कि जो आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन है वो क्या है। देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो आपको पता है कि जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है उससे हमारे जीवन में या पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो वर्ष 1992 में क्या हुआ था कि हमारी पृथ्वी पर जो संकट मंडरा रहा है उससे निपटने के लिए एक साझी रणनीति बनाने का उद्देश्य दिया। यानी जो भी हमारे देश हैं उन लोगों ने, जो भी मतलब आसपास के देश हैं और जो हमारा देश है, उसमें एक दिमाग में एक सुझाव सूझा है कि क्यों ना एक ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे कि हम इस संकट से बड़े आसानी से निपट सकें, ठीक है ना। तो इसमें जैसे रियो समिट, इसका नाम ये पड़ा कि जो शहर रियो था ना, रियो डी जेनेरियो में आयोजित एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसका जैसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी नाम दिया गया और रियो समिट भी। तो सम्मेलन में क्या था, जो भी जो आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए जो भी हमारे विश्व भर के जो नेता थे, ब्राज़ील का जो शहर है उसमें, जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। तो इसमें पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था, सब लोग जो हमारे विश्व भर के जो नेता थे वो यहाँ पर आए, और इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर ही चिंता जताई गई थी। और इससे लड़ने के लिए सब लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया था कि जिसमें 180 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण के विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं इसे तो वैसे डिटेल्स में और पढ़ाऊंगा इस पे आगे, पर एक छोटी सी नॉलेज मैंने आपको दे दी है। ऐसे ही आपका जो दूसरा टॉपिक है एजेंडा 21, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, कि जो एजेंडा 21 था, इसमें ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें अर्थ समिति या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, दोनों को बात एक ही कहा जाता है। इसमें कहा था, इस सम्मेलन में स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। और जो इसमें धारणी विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की गई थी, जिसे एजेंडा 21, तो ये धारणी विकास के लिए कार्रवाई योजना थी, उसे एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आपका
पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो आइए दोस्तों, पृथ्वी सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। वर्ष 1992 में हमारी पृथ्वी पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो वर्ष 1992 की बात है, हमारे पृथ्वी पर जो भी संकट मंडरा रहे हैं उनसे निपटने के लिए एक साझी रणनीति बनाने के उद्देश्य विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर में आए, जिसका नाम था रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका नाम था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और इसे रियो समिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं या कहते हैं। ठीक है ना? तो इसमें जो हमारे जो विश्व के जो देश भर के नेता थे, इसमें क्या हुआ, एकत्र हुए और इन्होंने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई। मतलब ये कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, तो क्यों ना हम इनके लिए कुछ निवारण निकालें। ठीक है? तो इसमें क्या था, और इससे लड़ने के लिए इन लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया। जो भी विश्व भर के जो हमारे नेता थे, उन लोगों ने क्या किया, एक संकल्प लिया कि हम, और जिसमें कितने देश के प्रतिनिधि थे उनकी भी बात करते हैं, तो उसमें 180 देशों के प्रतिनिधि थे। ठीक है? तो ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन की शिरकत की। इन लोगों ने इसी में इससे मतलब निवारण या छुटकारा पाने के लिए एक संकल्प लिया था। ठीक है? तो रियो डी जेनेरियो ये कहाँ का शहर है? ब्राजील का, में वर्ष 1992 में संपन्न हुई पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, अर्थ समिट। ठीक है? संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। वर्ष 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी GEF जिसे बोलते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। अब आपसे पूछा जाता है कि GEF की स्थापना या वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना कब हुई थी? तो आप बता सकते हो कि इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 185 सदस्य देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौती निपटने में सहायता प्रदान करता है। और ये GEF है, इसमें कितनी संस्थाएं थीं? तो 18 संस्थाएं थीं। और कितने देशों के सदस्य थे? तो 185 देशों के सदस्य थे। ठीक है ना? एक सेकेंड, कितनी संस्थाएं थीं? तो आपका 18 संस्थाएं थीं। और कितने देशों के सदस्य थे? 185 देशों के सदस्य थे। ठीक है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यह संकटग्रस्त परिस्थितियों या पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना, तंत्रों यानी स्थलीय व जलीय दोनों को सुरक्षित यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों, इसमें स्थलीय और जलीय को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? जो आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी जिसे हम GEF बोलते हैं और हिंदी में इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा बोलते हैं। ठीक है? GEF UNCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, जिसे अल्प विकसित जो देश है उनको क्या बोलते हैं? लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड यानी LDCF, ठीक है, उपलब्ध कराता
है। इन देशों को उनके नेशनल एडेप्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसे बोलते हैं आप NAPAS, की तैयारी में क्रियान्वयन सहायता करता है। ध्यातव्य है कि 29 अक्टूबर से 10 नवंबर 2001 के मध्य COP7 की बैठक माराकेश यानी मोरक्को में आयोजित हुई थी। ठीक है ना। COP की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? माराकेश बोलते हैं जिसे, और मोरक्को के नाम से भी जानते हैं। इसमें आयोजित हुई थी। तो कब आयोजित हुई थी वो? 19 अक्टूबर से 10 नवंबर 2001 में। ठीक है ना। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई। इस बैठक से जो प्राप्त हमें निर्देश हुए थे, इसमें विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, जिसे बोलते हैं द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, यानी SCCF, ठीक है, की स्थापना की गई। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, सॉरी एक सेकंड, की गई, ये है। इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज ऑफ फंड की स्थापना की गई। यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम यानी UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एवं विश्व बैंक GEF के साथ जुड़े हुए हैं। तो विश्व बैंक, आपकी जो GEF है, इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो UNDP और UNEP, ठीक है, और UNDP, ये सब सारे संस्थाएं क्या है इसमें, इसी के द्वारा जुड़ी हुई हैं। ठीक है। वर्तमान में GEF के मुख्य अधिकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कार्लोस मैनुअल रॉड्रिग्यूज हैं। ठीक है। GEF के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष कौन है? कार्लोस मैनुअल रॉड्रिग्यूज। GEF का संस्थागत ढांचा इस प्रकार है। अब आपको इसका ढांचा दिखाया जाएगा कि किस प्रकार है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। ये इसका ढांचा है। ठीक है, एक सेकेंड। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, दिशा निर्देश दिया गया, फिर उसका प्रचालन हुआ, फिर उसके बाद में कार्रवाई हुई। तो इसमें कौन कौन होता है? पहले आपकी जो GEF सभा है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपका GEF परिषद, देश परिषद और सदस्य। मैं एक बार बताता जाऊंगा आपको। सबसे पहले दिशा निर्देश, उसके बाद उसका प्रचालन होता है, फिर उसकी कार्रवाई होती है। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे आपकी जो वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार पैनल जो होता है, ठीक है, जिसके अंदर वैज्ञानिक काम करते हैं, जिनकी सलाह ली जाती है, तो इसमें जो GEF सभा होती है वो अविसवय, यानी जो भी इसके अंतर्गत संस्थाएं हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, CDB आपका, UNFCCC, ठीक है, स्टॉकहोल्म यानी POPS और मोंट्रियल प्रोटोकॉल और मिनिमता, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये GPF परिषद जो होता है उसमें क्या है, देश परिषद के सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, तो स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर होता है। ठीक है। अब आप कहोगे कि GPF सचिवालय और GPS न्यासी
में कौन कौन सी एजेंसियां आती हैं। ठीक है, तो ये एजेंसियों की एक लिस्ट दी गई है, ये रही। ठीक है, अब इनके मैं नाम पढ़ता चला जाऊंगा। देखिए यूएनडीपी, जिसे आपने भी पढ़ा था, यूएनडीपी है आपका, एक सेकंड ब्रश ले लेता हूँ, वो एरोल ले, यूएनडीपी, यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक, एवीडी, वो सॉरी एडीबी, एएफडीबी, ईबीआरडी और एफएओ। इसके बाद है आपका आईएडीबी, आईएफएडी, यूएनआईडीओ, डब्ल्यूडब्ल्यूएफयूएस, यूसीआई, फिर इसके बाद में यूसीएन। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड, फिर आपका आता है सीआई, फिर आईयूसीएन, डीबीएसए, एफयूएनबीआईओ, बोर्ड बीओएडी, कैफसीएएफ और फेको एफईसीओ। ठीक है ना, ये हैं इसकी एजेंसियां जो इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, चिंता ना करें कि ये सर ने क्या पढ़ा दिया। जिन लोगों को समझ में आया अच्छा है, नहीं तो आगे जो इसके थ्योरिकल जो नोट्स हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत मैं सारी चीज़ें आपको समझाता चला जाऊँगा। ठीक है ना दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब देखिए जो बेसिक पर्यावरण सुविधा जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसे आप बोल सकते हैं GEF, जैविक विविधता, ये जैविक विविधता पर अभिसमय, जिसे आप बोल सकते हो कन्वर्सेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे आप GDB बोलते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, इसे हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, शॉर्ट में इसे बोलते हैं UNFC। ठीक है, फिर आपका UNFCCC। फिर आपका आता है मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, इसे बोलते हैं हम यूनाइटेड नेशन कन्वर्सेशन टू क्लाइमेट डेजर्टिफिकेशन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं हम UNCCD। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय। ठीक है, जो हमारा जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, इसे क्या बोलते हैं स्टॉकहोम कन्वर्सेशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है ना, इसे बोलते हैं आप POP, एवं पारा पर मिनामाता। ठीक है, अभिसमय, इसे बोलते हैं मिनामाता कन्वर्सेशन ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविद के रूप में काम करती है। ठीक है, जो एजेंसी है वो किसके रूप में काम करती हैं, वित्तीय क्रियाविद के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन आंसर लगवाऊंगा। ठीक है, हमारा ये पहला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ठीक है, दूसरा आपका ऑप्शन बी था पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन। ऑप्शन सी है आपका अंतरराष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था। ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है दोस्तों, अभी मैंने पढ़ाया था रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हमारा
ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। आइए इसकी थ्योरी पे बात करते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, ठीक है ना। अब आगे याद आप रख सकते हैं दोनों ही रूप से। मैं एक तो आपको थ्योरिकल नोट्स के हिसाब से तो समझा ही रहा हूँ, क्वेश्चन बेस के हिसाब से भी आपको मैं साथ के साथ समझाता चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए, यह जैविक विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ऑप्शन बी, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। ऑप्शन सी, यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उसके पर्यावरण की सुरक्षा विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुनकर बनाता है। ये आपका IAS प्री 2014 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे तो इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे आए हुए हैं, IAS PCS या लोअर PCS किसी न किसी से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। यह ऑप्शन डी है, दोनों ए और बी। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर कौन सा है। चलिए, अब हमने भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं उसे हम पढ़ेंगे, बताएंगे, ठीक है ना। एक हाँ, तो दोस्तों इसका जो हमारा ए ऑप्शन सही है, सही कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि वर्ष 1991 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। ये दोस्तों मैंने पढ़ाया था ना अभी। यह जैव विविधता पर अभिसमय यानी CDB, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यानी UNFCCC, मरुस्थली के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो इसमें से आपका क्या मिला, यह जैव विविधता पर यानी जैव विविधता अभिसमय, जिसे हम बोलते हैं जैव विविधता अभिसमय को CBD, ठीक है ना। तो इस पर काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, नोट्स की तरफ। अब आपका जो आगे का टॉपिक है वो है एजेंडा 21। एजेंडा 21 भी मैंने बताया था आपको। चलिए अब एजेंडा 21 क्या है इस पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जानते हैं और इसी से रिलेटेड फिर आगे के क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। देखिए, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। जो हमारा विकास सम्मेलन आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थ समिट भी बोलते हैं या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ बनाने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। अब आपसे अगर ये पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब मनाया, किसके कारण बनाया जाता है या क्या कारण था इसके पीछे बनाए जाने का, तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो था, एक सेकेंड, हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन, वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं, फिर भी मैं एरो के थ्रू आपको समझाता जाता हूँ जिससे कि आपको पता चले कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की जो 20वीं वर्षगांठ थी, इसे मनाने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें सम्मिलित देशों की धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, ठीक है। अब जो कार्यवाही योजना जो स्वीकृत की थी उसे क्या कहा गया, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि एजेंडा 21 क्या था, तो स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया था उसे हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट सम्मेलन कहते हैं, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो 1992 में मनाया गया था।
पर ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ थी, इसमें एक सम्मिलित जो हमारे देश सम्मिलित थे उनके लिए एक धारणीय विकास की कार्यवाही योजना बनाई गई थी। तो जो कार्रवाई योजना थी उसको हमने क्या नाम दे दिया, एजेंडा। जो भी हमारे देश सम्मिलित हुए थे उन्होंने इसे बोला एजेंडा 21। ठीक है, चलिए एजेंडा 21। अब बात करते हैं एजेंडा 21 धारणीय विकास। एजेंडा 21 धारणीय विकास एक वैश्विक कार्य योजना है। ठीक है, यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। ठीक है, सबसे मेन टॉपिक एक और बात याद रखें कि जो एजेंडा 21 के अंतर्गत क्या आता है हमारा, तो एजेंडा 21 के अंतर्गत हमारा जो पारिस्थितिकी विनाश है या आर्थिक असमानता है उसको समाप्त करने पर इसमें जोर दिया गया है। ठीक है, और ये धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना थी। ठीक है, ठीक है, उसको हमने एजेंडा 21 बोल दिया। एजेंडा 21 में पारिस्थितिक विनाश और आर्थिक विकास, पारिस्थितिक विनाश और आर्थिक विकास, आर्थिक समानता को समाप्त करने पर बल दिया गया था। ठीक है, अब देखिए 1972 में क्या था, आपका स्टॉकहोम सम्मेलन था। ठीक है, सॉरी, ये स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर क्या हुआ, 20वीं वर्षगांठ मनाई गई। 20वीं वर्षगांठ घटाने पर क्या हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपका 1992 में आयोजित हुआ, जिसमें एक समझौता हुआ, उसे एजेंडा 21 बोल दिया गया। उसकी समीक्षा के 5 वर्षों की समीक्षा हुई। समीक्षा के 5 वर्षों पर क्या हुआ, फिर आपका पृथ्वी सम्मेलन +5 जो कि आपका 1997 में आयोजित हो गया। ठीक है ना, इस चार्ट के माध्यम से बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट करना, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। ठीक है ना, 21वीं जो सदी थी, पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, और जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए उन्हें एजेंडा 21 नाम दिया गया। आप ये भी बोल सकते हो कि जो भी पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी में पृथ्वी सम्मेलन में जो भी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे उनको भी एजेंडा 21 नाम दिया गया था। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, बट क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो आप आंसर उसी तरीके से आपको देना है। ठीक है, इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया है। आपको वो भाग बताए जाएंगे जिनमें एजेंडा 21 को डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं कौन कौन से वो भाग हैं। देखिए ये आपका एजेंडा 21। ठीक है, फिर इसमें क्या था, एक भाग में इसको डिवाइड कर लिया गया। ये था जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। फिर दूसरा आपका था विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। फिर तीसरा आपका जो था वो था पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। फिर आपका चौथा जो था वो था सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा देना। और सबसे मेन जो टॉपिक था इसका, जो जल सुरक्षा और खाद्य जो पदार्थ थे उन पर बल देना था। ठीक है ना, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे ही गरीबी वगैरह, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा पर बल देना था। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। आपसे पूछा जाए कि एजेंडा 21 महत्वपूर्ण प्रयास किस चीज़ पर था या
किस पर था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास था। किस दशा में महत्वपूर्ण प्रयास था? कि संरक्षण और विकास की दशा में। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए, ये आपका IAS प्री 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें जो क्या हुआ था, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अब आपको विचार करके बताना है। पॉइंट 1 है इसका, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना थी। नंबर 2, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन से या सा सही है? ठीक है, केवल 1, केवल 2, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है आपका ना तो 1 ना ही 2। अब बताइए ऑप्शन आपका कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। अब वो कैसे है मैं बताता हूँ आपको। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, इसके अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। मैंने ये आपको बताया था, नोट्स के जरिए पढ़ाया था अभी। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे हमने क्या था, एजेंडा 21 नाम दिया गया था। ठीक है, या नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक योजना थी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन 2, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए है काहिरा में, ऑप्शन बी है रियो में, ऑप्शन सी है डरबन में, ऑप्शन डी है क्योटो में। उत्तराखंड UDA और LDA प्री का 2003 का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। इसका ऑप्शन मैंने बताया था, जैसे ये रियो सम्मेलन है तो रियो में ही होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है दोस्तों। अब बी कैसे सही है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। जैसा कि मैंने बताया था, ये पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हमारा 1992 में आयोजित किया गया था, जो कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, क्योंकि इसमें 180 ध्यान नहीं आ रहा, इसमें 185 देशों ने जो है भाग लिया था, है ना। तो इसमें तो ये कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। वैसे दोस्तों मैंने 2 टॉपिक बताए थे, पर मैं एक टॉपिक और कंप्लीट इसमें करा देता हूँ। ठीक है ना। चलिए, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो Rio+20 सम्मेलन। इसमें Rio+20 सम्मेलन क्या है या Rio+20 सम्मेलन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर समय बचेगा तो मैं आपको और भी टॉपिक पढ़ा दूंगा इसमें, है ना। चलिए, तो ये आपका आया Rio+20 सम्मेलन। चलिए नोट्स पर बात करते हैं। देखिए, वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद
ठीक है, ठीक 5 वर्षों बाद, यानी जब हमारा 1992 में जो सम्मेलन आयोजित हुआ था उसके बाद हमारा हुआ था 1997 में। तो वो डेट थी 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो प्लस 5 या पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो हमारा 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन ठीक 5 वर्ष बाद आयोजित किया था। ये तो हमारा पहला जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो 1997 में हुआ था। तो ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था जो कि हमें रियो 5 या पृथ्वी 5+5 के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। ठीक है, जो कि हमने वो किया था एजेंडा 21 के उससे कि हमें ये काम करने हैं, इसकी रोकथाम करनी है, तो उसी के मूल्यांकन करने के लिए बुलाई गई थी, यानी कितना क्या हुआ है ना। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो हमारे कारक जो भी काम थे उन्हें सूचीबद्ध कर लिया गया। ठीक है, जिसे टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, जो भी आपके जो कारक सूचीबद्ध किए गए थे तो वो क्या था, टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है या जाता था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 के मध्य रियो 10 का आयोजन हुआ। ठीक है, किसका आयोजन हुआ, रियो 10 यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 10+ का आयोजन हुआ था, जो कि हमारा तीसरा शिखर सम्मेलन था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में एवं रियो 20 का आयोजन डी जेनेरियो ब्राजील में ही हुआ था। ठीक है, जो कि 2020 से 20 से 22 जून 2012 के मध्य संपन्न हुआ। ठीक है ना, यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ थी और वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन, जो विश्व सतत विकास था उसके सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में ये आयोजित किया गया था। और 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वॉट था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि एक बात बताइए, रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, तो आप बता सकते हैं द फ्यूचर वी वॉट। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए दोस्तों, इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। आपसे कोई पूछ लेता है कि रियो 20 में क्या क्या हुआ था, तो सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था, जिसे आप बोल सकते हो ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है ना, को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
ठीक है। इस सम्मेलन में ही जो हमारी भारत की हरित अर्थव्यवस्था थी उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई की भागीदारी की गई, जिसे हमने बोला पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जिसे हम पेज के नाम से जानते हैं, PAGE, ठीक है, का सृजन किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यातव्य है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए Rio+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसमें कुछ स्पष्ट नहीं था कि क्या रणनीति है, क्या करें क्या नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं किया गया था। ठीक है, किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई थी और इसमें कोई कानून का बंधन भी नहीं था। ठीक है, औद्योगिक राष्ट्र का पर्यावरण, एक सेकंड, औद्योगिक राष्ट्र का पर्यावरण सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इसी सम्मेलन में अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। ठीक है, यानी उदासीन जो रवैया था इसलिए सम्मेलन को सफलता नहीं मिली। ठीक है, या नहीं दिला सका, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय को आए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है IAS प्री 2015 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? ऑप्शन ए है यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। ऑप्शन बी है आपका यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिय वर्गीय यानी मिनिस्ट्रियल बैठक है। ऑप्शन सी है यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। ऑप्शन डी है यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब वो कैसे है मैं इस पर आपको बताता हूं। देखिए, जो हमारा Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त सम्मेलन जो हुआ था या जो है, यह सम्मेलन 20 से 22 जून 2012 के मध्य रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग के आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ये तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल ए जो है वो बिल्कुल सत्य है या बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकेंड, पृथ्वी+5 आयोजित हुआ। अब आपको ये सन कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ 2005 में, 2000 में या 1999 में या 1997 में। तो मैंने बताया था आपका जो पृथ्वी सम्मेलन जो था तो वो आपका जो पहला पृथ्वी सम्मेलन था वो आपका 1992 में हुआ था। तो उसमें +5 आया तो उसमें 5 जोड़ दीजिए। आपको इस तरीके से याद करना है। तो 1992 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 1997 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। UPPCS मेंस 2016 में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या मैं कर देता हूँ। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 17 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो
+5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद करनी है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? और मैंने बोला था ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, हो सकता है ये आने वाली परीक्षाओं में आपको मिल जाए। तो इसका ऑप्शन ए है द फ्यूचर वी वॉट, ऑप्शन बी है द फ्यूचर वी सी, ऑप्शन सी है द फ्यूचर वी हैव, और ऑप्शन डी है द फ्यूचर वी सी, या ऑप्शन ई है इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है दोस्तों। मैंने आपको बताया था इसका ऑप्शन क्या है, एक सेकेंड, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन ए है द फ्यूचर वी वॉट। ठीक है ना दोस्तों, चलिए अब इसकी एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ वो कैसे है। रियो +20 सम्मेलन का आयोजन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, हमारा जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन प्रथम था उसमें रियो डी जेनेरियो 1992 में ये आयोजित हुआ था। इसमें 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात वर्ष 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो ने आयोजित रियो 20 सम्मेलन में एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वॉट, और मैंने उसे जब पढ़ाया था तब बताया भी था। ठीक है, इसी मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, यानी इसी में जो चीज़ें जुड़ी हुई थी वो क्या थी, हमारी जनसंख्या नियंत्रण भी जुड़ा हुआ था, गरीबी उन्मूलन भी जुड़ा हुआ था, सतत विकास भी जुड़ा हुआ था, सामाजिक समानता भी जुड़ी हुई, इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया था। जो भी पहलू थे इन पर क्या किया गया था, विचार किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब पहला क्वेश्चन नंबर 4, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन वैसे देख के ही आपको आ गया, समझ में आ गया होगा, बट ये MPPCS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, 1998 में आया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका वॉशिंगटन, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन डी है ब्यूनस आयर्स। तो इसका ऑप्शन जो सी है बच्चा वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब वो कैसे सही है वो मैंने आपको पढ़ाया ही था कि इसकी जो पृथ्वी का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील का शहर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, IAS प्री 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, जिसे हम बोलते हैं PAGE, ठीक है, इसे पेज स्पेलिंग से याद कर सकते हैं, जो कि अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर दोनों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि आविर्भूत हुई। अब ऑप्शन ए है इसका जोहान्सबर्ग में 2002 में धारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, ऑप्शन बी है रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, या ऑप्शन सी है पेरिस के 2015 में जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन में। ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। और ऑप्शन डी है आपका दिल्ली में 2016 में विश्व संसाधनीय विकास सम्मेलन में। तो ये भी आपका नहीं हो सकता, ए और बी में आपका हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वो कैसे, इसकी मैं व्याख्या आपको कर देता हूँ। 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, जिसे रियो 20 के नाम से जाना जाता है, का आयोजन किया रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। किसमें किया गया था? ब्राज़ील में किया गया था। इसी सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था, ठीक है ना,
हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी आपकी अपनाई गई, तो पर यानी कार्रवाई की गई थी या उसके ऊपर भागीदारी की थी, तो इसे बोल सकते हैं पार्टनरशिप फॉर सॉरी अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों का समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि की कार्रवाई का आह्वान किया गया था। इसमें क्या था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, इसमें बोला कि जो भी हमारे देश इसमें रुचि ले रहे हैं उनका समर्थन करिए, ठीक है, और इनकी जो कार्रवाई है उनका आह्वान करिए, यानी जो इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। इसी आह्वान में या इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की जो प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो हरित अर्थव्यवस्था कार्रवाई के लिए जो भागीदारी जिन देशों ने की थी, तो उन्हें उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी से पेज का सृजन किया गया था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी हुई थी, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर दोस्तों इसका है नहीं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न संगठन एवं संस्थान। चलिए दोस्तों इस टॉपिक को मैं करा ही देता हूं। आपका विश्व संगठन एवं संस्थान, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। पर्यावरण सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थानों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे हम बोल सकते हैं नीरी बोल सकते हैं या NEERI, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है वो कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं CPHERI के रूप में वाटर सप्लाई सीवरेज प्लान तथा इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषणों की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। ठीक है, तो आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान था वो किसके लिए किया गया था, तो आपका वाटर सप्लाई या सीवरेज प्लान या इस जो जैसे सीवर लाइन वगैरह जो बोलते हैं, इससे संबंधित जो भी बीमारियां थी या औद्योगिक प्रदूषण था, जो कि हमारी फैक्ट्री वगैरह से प्रदूषण वगैरह जो हो रहा था उसकी रोकथाम के क्षेत्र में एक शोध एवं विकास के लिए किया गया था। ठीक है ना, चलिए मैं एरो लगाता चल रहा हूँ जिससे आपको पता चलता रहे कि कहाँ पढ़ा रहे हैं। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में हैं। किसकी हैं? केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान की। ठीक है, जिसे CPHERI कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए नीरी यानी NEERI भारत, इसे मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं दोस्तों, ये मैं सोचना कि इसे नीरी क्यों पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, नीरी यानी NEERI भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, NEERI किसके अधीन कार्य करता है, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अधीन कार्य करता है।
अब आपसे पूछ लिया जाता है, करंट का क्वेश्चन है कि वर्तमान में NRI के निदेशक कौन है? तो आप बताएंगे डॉक्टर, यानी NRI के निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। NEAA यानी NEAA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण यानी नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी से है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण यानी NEA का गठन तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है, इसका गठन किस लिए हुआ था? तत्कालीन जो हमारे वन और पर्यावरण जो मंत्रालय है उसके अधीन हुआ। इसमें इसका जो वर्तमान नाम है, वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, पहले का नाम जिसका था वो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय था, अब है इसका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसे याद रखना दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है वर्तमान में जो नाम इसका है, इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में से मामलों को देखने के लिए जिसमें पर्यावरण की मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन प्रक्रिया या उद्योग संचालन प्रक्रियाओं की श्रेणी में संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। ठीक है, वर्ष 2002 में इसके स्थान पर हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, 2010 में क्या हुआ था? 2010 में इसके स्थान पर, किसके स्थान पर? जो हमारा 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, इसके स्थान पर वर्ष 2002 में इसके स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। ठीक है, अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसे हम WMO, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। ठीक है, मौसम जो विश्व मौसम विज्ञान का जो संगठन है वो किसकी एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ एजेंसी है। ठीक है, चलिए एक सेकंड। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन को WMO बोलते हैं, तो ये किसकी एजेंसी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेषज्ञ एजेंसी है। ठीक है, या WMO किसे बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी को WMO या विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहते हैं। ठीक है, जो इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? जो पृथ्वी के मुख्यतः वातावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन कराती है। जैसे आपने देखा होगा मौसम संबंधित जो क्रिया है उसके बारे में बताती है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमयन, ठीक है, 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमयन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल क्लाइनेशन लागू हुआ। ठीक है, कन्वेंशन। स्क्रीन पर देखते देखते थोड़ा भद्दा दिखाई देने लगा दोस्तों, उसके कारण थोड़ी मिस्टेक हो गई बोलने में। 17 मार्च 1951 को IMO इंटरनेशनल मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम
से अस्तित्व में आई। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा। ठीक है, किसका मुख्यालय? WMO। जो WMO का मुख्यालय है उसका कहाँ पर है? वो जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये तो है ही, अब इससे ये पूछ लेता है कि बात बताइए WMO के अध्यक्ष कौन है, WMO के महासचिव कौन है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, याद कर लेना। इसके वर्तमान महासचिव यानी WMO के जो वर्तमान महासचिव हैं वो पैट्री टाल्सा, एवं इसके जो अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष जर्मनी के गेरहार्ड एंट्रीजियन हैं। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जैसे हम बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है UNEP। ठीक है, की स्थापना वर्ष 1972 में हुई। आपसे कोई पूछ लेता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1972 में हुई थी। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी में, जो केन्या में पड़ता है, उसमें स्थित है। वर्तमान में इसके कार्यकारी निदेशक कौन है? एक सेकंड। तो इसके कार्यकारी निदेशक हैं डेनमार्क की इंकर एडसन। ठीक है, इसे शॉर्ट में नाम भी याद कर सकते हो, इंकर एडसन। ठीक है, चलिए, EPA क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। EPA किसे बोलते हैं? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एक सेकंड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 में हुई। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना कब हुई? 2 दिसंबर 1970 में की गई थी। ये किसके लिए काम करती है? तो यह है मानव स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। अब आपसे पूछा जाए ग्रीन पीस क्या है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है, तो ये गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय अरे एक सेकेंड, एरो काम क्यों नहीं कर रहा है भाई, जिसके 55 से अधिक देशों में स्थित है, जिसके जो कार्यालय है वो 55 से अधिक देशों में स्थित हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का पहली बात तो बता दिया जाए, इसके जो कार्यालय हैं वो 55 से अधिक देशों में स्थित हैं। और इसके जो मुख्यालय हैं, जो इसका मुख्यालय है वो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक है ना, इन चीज़ों को विशेष तरीके से याद करना। दोस्तों, नाम थोड़े अजीब हैं, इसलिए आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत तो आएगी, पर एक बार अगर आपने याद कर लिए तो फिर आप भूलोगे नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, है ना। चलिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी NEERI, जिसे मैंने बोला था आप नीरी करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो NEERI कहाँ स्थित है? बंगलौर में, नागपुर में, हैदराबाद में, दिल्ली में। ऑप्शन ए बंगलौर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर में, ऑप्शन डी नई दिल्ली में। देखो, लोअर PCS में भी आया है। ठीक है, प्री 2014 UP PCS में भी आया है, उत्तराखंड PCS में भी आया है। ठीक है, इसमें ये 2014 तक रिपीट मारता रहा है, कई बार आया है। तो बताइए दोस्तों, बिना समय गवाए। ठीक है, नीरी को बोलते क्या हिंदी में? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ठीक है, जो कि हमारे
महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन स्वाभाविक है, सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, डिटेल्स पढ़ना चाहें तो डिटेल्स भी मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। ये राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान, ये मैंने बता ही दिया आपको। संस्थान NRI महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है और NRI भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है ना। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। देखो जैसे मैंने बोला था निधि करके याद कर सकते हो, निधि भी लिख दिया है उसने। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निधि कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो मैंने अभी बताया था। ठीक है, कि इसमें पहले ऑप्शन ए है आपका 1970 धनबाद में, ऑप्शन बी है 1958 नागपुर में, ऑप्शन सी है 1956 नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है 1960 चेन्नई में। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन 1958 नागपुर में स्थित है। ठीक है, और वैसे भी आप नागपुर शहर से भी इसका पता कर सकते, पर ये है कि कभी कभी अगर डेट पूछ लिया तो नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसे याद करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे हम नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई थी। वर्तमान में इसके निदेशक कौन हैं? अतुल नारायण वैद्य जी हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हाँ, इसका टिक तो लगाया ही नहीं मैंने, ऑप्शन बी राइट। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, NEA से आशय है। ठीक है, ऑप्शन ए नेशनल इंक्वायरी एक्ट, ऑप्शन बी नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, ऑप्शन डी नेशनल इवेंट एसोसिएशन। ठीक है, बताइए जल्दी फटाफट। देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा संशय है, इसे आप बिल्कुल क्लियरली नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जो हमारा NIA के स्थान पर अगर NEAA होता तो हम इसका आंसर दे देते, इसका आंसर संशय में रहेगा। बट प्रश्नगत जो बात है समझ बिल्कुल असत्य है। अब जो हमारे जो विकल्प दिए गए हैं वो क्या है, सारे असत्य हैं, यानी एक भी इसमें सही नहीं है। अगर इसके स्थान पर NEAA होता तो जिसका जो हमारा पूर्ण रूप बनता वो नेशनल एनवायरमेंट एप्लेट, ठीक है, एप्लेट बनता, एप्लेट अथॉरिटी बनता, जिसे हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। इसका गठन क्या था? इसका गठन तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ठीक है, जिसको वर्तमान में मैंने बताया था, क्या बोला था, वन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कहा गया है, के द्वारा किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था। किसे? NEA को नहीं, NEAA को। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन क्योरी में हो या इसका कोई और अर्थ हो। ठीक है ना, तो इसमें आपकी घटना चक्र में नहीं है, इसलिए मैंने भी आपको नहीं बताया है। और दोस्तों ये भी इस क्वेश्चन पर जो डाउट्स था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी दोस्तों आपको पता है, ये जेनेवा में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, ज़्यादा इस पर चर्चा क्या करूं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में। वैसे ऑप्शन इसमें जेनेवा, ए ऑप्शन में जेनेवा, बी में रोम, सी में सिडनी और डी में टोक्यो। तो इसमें जेनेवा में स्थित है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको थ्योरी भी एक बार बता देता हूँ।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, जिसे क्या बोलते हैं, WMO बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। ठीक है, WMO क्या है, विश्व मौसम विज्ञान क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के मुख्यतः वातावरण की दशा और व्यवहार, यानी जो भी हमारा पृथ्वी पर जो भी क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हमें बताती है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये मैंने अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब आपका क्वेश्चन है, UNEP का मुख्यालय अव्यवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका जेनेवा में, ऑप्शन बी है काठमांडू में, ऑप्शन सी है नोरेबी में, ऑप्शन डी है आपका नई दिल्ली में। ये UPPCS मेंस 2010 में आया, UPPCS CGI 2010 में, दोनों में रिपीट हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। UNEP का मुख्यालय अव्यवस्थित कहाँ पर अव्यवस्थित है, बताइए लिए फटाफट। जी बिल्कुल, तो इसका ऑप्शन सी है नोरेबी में। ऑप्शन सी इसका नोरेबी में है और बिल्कुल सही है, मतलब जो नोरेबी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। कैसे सही है वो बात करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय तो मैंने बता ही दिया आपको, नैरोबी जो केन्या में पड़ता है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, दो तरीके से ये क्वेश्चन आया है, एक तो UNEP का कहाँ पर है, ठीक है, तो इस तरीके से पूछा UNEP, इसमें शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया, और इसमें पूरा दे दिया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो भी आप इसका क्या बोलोगे, ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है, ए द हैग, बी नैरोबी, सी न्यूयॉर्क, डी वॉशिंगटन। आप किस पे लगाओगे, नेरोबी। ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो जाए तो दोस्तों उस पर ना जाइएगा, वैसे PDF साथ के साथ स्क्रीन पर चल रही है, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉरी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, EPA का पूर्ण रूप है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म पूछा गया है, आप बता सकते हो EPA का फुल फॉर्म क्या है, या पूर्ण रूप है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये उत्तराखंड UDA और LDA प्री 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, इसको तो आप बना भी सकते हो। E से एनवायरमेंटल हो गया, P से आपका पॉल्यूशन हो गया, E से आपका एजेंसी हो गया। ठीक है, P से प्रोटेक्शन तो होगा नहीं, पॉल्यूशन के ऊपर बात हुई थी इसमें, तो इसका ऑप्शन जो है ए, सॉरी एक सेकंड, हाँ, तो EPA का जो पूर्ण रूप है वो, इसमें पॉल्यूशन के ऊपर बात हुई थी, पर ये एजेंसी का नाम नहीं था, तो एजेंसी का नाम जो है क्या था, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, ये मत सोच लेना कि सर ये बता देते, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी इसका सही आंसर है, वो मेरे मुंह से निकल गया था, ऑप्शन इसका सी है। इसमें पॉल्यूशन के ऊपर बात हुई थी, पर इसका जो प्रोटेक्शन एजेंसी थी, ठीक है, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि यह है एक संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका है उसकी संघीय एजेंसी है। ठीक है, किसकी एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की एजेंसी, संघीय एजेंसी है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं, बिना समय गवाए जल्दी फटाफट। और इसी के साथ फिर हम सारे क्वेश्चन लगवाने के बाद में वीडियो को यहीं रोक देंगे। देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अव्यवस्थित है एम्स्टर्डम में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कैनबरा में, ऑप्शन सी ओटावा में, ऑप्शन डी नागासाकी में। यूपी पीसीएस मेंस 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, अब इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। किसमें है? एम्स्टर्डम में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरे यार,